जैसा कि आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि किस तरीके से शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक ऐसा मकबरा बनाने का निश्चय किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध हो, जिसको आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले शाहजहां ने ताजमहल को बुरहानपुर, जहां मुमताज बेगम की 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई थी, वहां बनाने की सोची। लेकिन उस समय के इंजीनियरों को मानना था कि इतनी बड़ी इमारत को बनाने के लिए जमीन का मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन बुरहानपुर की जमीन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी इमारत बन सके, जिस कारण से आज इस ताजमहल को यमुना किनारे आगरा शहर में बनाया गया। लेकिन आखिरकार एक नदी के किनारे इतनी बड़ी इमारत का निर्माण कैसे किया गया? ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस समय की जिनका यूज करके इतनी बड़ी इमारत का निर्माण हुआ? तो आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल की नींव से लेकर किस तरीके से एक एक पत्थर को ताजमहल में चिपकाया गया। तो चलिएगा शुरू करते हैं विद डिके टॉक। साल था 1632, जिस समय पे ताजमहल बनवाने का सिलसिला शुरू हुआ। तब तक शाहजहां भी भारत के दक्षिणी भाग में थे। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाते समय इंजीनियरों के सामने ऐसी शर्त रखी जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। जैसे कि पहली शर्त थी, इमारत इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसे दूर से देखा जा सके। दूसरी शर्त यह थी कि इमारत बिल्कुल नदी के किनारे होनी चाहिए, जिस कारण से इमारत के सभी बाग बगीचों को सिंचाई का पानी इजीली मिल सके। और तीसरी शर्त शाहजहां ने यह रखी कि ताजमहल आगरा किले से दिखाई देना चाहिए जहां वो रहते थे। और इन सभी शर्तों को मानते हुए इंजीनियरों ने आगरा किले से 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह चुनी। सबसे पहले उस इलाके की सभी जमीनों को बराबर और समतल किया गया। इसके बाद हजारों मजदूरों को लाकर रात दिन काम कराकर उसकी गहरी नींव को खोदा गया। आमतौर पर आपने देखा होगा कि किसी भी बड़ी इमारत को या फिर कोई छोटी इमारत हो, उसे हमेशा पानी की नमी से दूर बनाया जाता है ताकि उसे पानी या फिर नमी ना मिल जाए, जिसकी वजह से आपकी इमारत खराब हो जाए। लेकिन शाहजहां के काल में ताजमहल को बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बनाया गया। तो ऐसी कौन सी वास्तुकला थी जिसकी हेल्प से यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण किया गया, जिस इमारत पर नमी का बिल्कुल भी असर नहीं है? दरअसल बात यह है कि ताजमहल की नींव में 50 कुएं बनाए गए थे और उस पूरी इमारत का जो वजन है वो इन 50 कुओं के ऊपर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं के अंदर अबनूस और महोगनी की लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े इसमें डाले गए और इन कुओं को इस प्रकार बनाया गया था कि यमुना नदी का पानी इन कुओं के अंदर इजीली आ सके, क्योंकि अबनूस और महोगनी की लकड़ियां इस तरीके की है जिन्हें नमी मिलने पर ये और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से ताजमहल की नींव इतनी ज्यादा मजबूत है। क्योंकि ये पूरा खेल है लकड़ी के ऊपर, और लकड़ी ऐसी है जिसे जितनी ज्यादा नमी मिलेगी वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाएगी। और इसी कारण की वजह से जो आपका ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे इतने सालों तक खड़ा हुआ है। अब ताजमहल की एक मजबूत नींव बनकर तैयार हो चुकी थी। अब उसके बाद बनाया गया सबसे पहले ताजमहल के लिए 970 फीट लंबा और 364 चौड़ा चबूतरा, जिसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है। और इसी चबूतरे के साथ अब शुरू होती है ताजमहल बनाने की अजीब कहानी। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज को बनाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलाए थे। माना जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए एक बगदाद से कारीगर बुलाया गया था जो पत्थरों पर घुमावदार अक्षर बना सकता था। इसी तरह से बुखारा शहर से भी कारीगरों को बुलवाया गया था जो संगमरमर की पत्थरों पर फूलों की डिजाइन बना सकते थे। वहीं गुंबदों का निर्माण करवाने के लिए तुर्की से कारीगरों को बुलवाया गया। और इसी प्रकार ताजमहल की सबसे महत्वपूर्ण चीज मीनारों का निर्माण करवाने के लिए समरकंद से कारीगरों को बुलवाया गया। और इसी तरीके से अलग अलग जगह से आए हुए कारीगरों ने इस ताजमहल को बनाने की शुरुआत की। इमारत में लगने वाला संगमरमर 200 मील दूर मकराना शहर से लाया गया। ताजमहल में इस्तेमाल होने वाले कुछ संगमरमर के टुकड़े इतने बड़े थे जिनको बैल और हाथियों ने अपना पसीना बहाकर आगरा तक पहुंचाया था। इतने बड़े बड़े टुकड़ों को खास तौर से बनाई गई बैलगाड़ियों में लेकर आया जाता था, जिन बैलगाड़ियों को लगभग 25 से लेकर 30 हाथी खींचा करते थे। और इसी तरह पत्थरों को लाकर ताजमहल जैसी इमारत का निर्माण हुआ। लेकिन आजकल की जनरेशन का एक सवाल जो काफी ज्यादा प्रचलित है, उस समय तो सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो शाहजहां ने इतनी बड़ी भव्य इमारत का निर्माण कैसे करवाया? क्योंकि सीमेंट का निर्माण तो 1850 के लगभग हुआ था। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो इमारतों को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का पेस्ट बनाया जाता था और उसी विशेष प्रकार के पेस्ट की हेल्प से ताजमहल को बनाया गया। और उस विशेष प्रकार
के पेस्ट को बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि गुड़ हो गया, बतासे हो गए, बेलगिरी का पानी हो गया, उड़द की दाल हो गई, दही हो गया। इन सभी को आपस में मिक्स करके चूना पत्थर में मिला दिया जाता था, जिस प्रकार एक विशेष प्रकार का पेस्ट बनकर तैयार होता था, जिसकी हेल्प से हम इमारतों के बड़े बड़े पत्थरों को आपस में चिपकाते थे। इतनी अजीब बात है ना, उस दौर का इतना देसी जुगाड़, इतना साधारण सा पेस्ट इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को आज तक टिका के रखा हुआ है। वहीं आजकल की यदि हम बात करें, सीमेंट वाली इमारत भी इतना ज्यादा नहीं टिक पाती। और इन सभी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकालते हुए ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ताजमहल जैसी भव्य इमारत को लगभग 20,000 लोगों ने बनाया था। कुछ लोगों को लगता है या फिर लोगों ने धारणा बना के रखी हुई है कि शाहजहां की इस ताजमहल जैसी इमारत को जिन लोगों ने या फिर जिन मजदूरों ने बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन मैंने जितनी भी ऐतिहासिक किताब देखी या फिर जितनी भी स्टडी की, उनमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला है कि शाहजहां ने इतनी बड़ी गलती की होगी या फिर इतनी बड़ी भव्य इमारत को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काटे होंगे। हुआ कुछ ऐसा था जो मैंने शाहजहां की बायोग्राफी वाली किताब से पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि शाहजहां ने उन मजदूरों को इतने पैसे दे दिए थे कि उन्हें आगे चल के अपने हाथों से बिल्कुल भी काम ना करना पड़े। और शाहजहां ने भी उन मजदूरों को आदेश दिया था कि आपको भविष्य में कभी भी ऐसी इमारत का निर्माण नहीं करवाना। और इन सभी घटनाओं के बाद 1942 के लगभग ताजमहल का कम से कम आधे से ज्यादा काम खत्म हो चुका था, मतलब इमारत बनके तैयार हो चुकी थी। अब उसके अंदर रह गया था फिनिशिंग का काम, या फिर उसको सजाने का, या फिर उसके अंदर हीरे मोती जड़ने का। ताजमहल बनाने वाले ज्यादातर मजदूर कन्नौज के हिंदू थे। फूलों की नक्काशी करने वालों को पोखरा से बुलाया गया था। कश्मीर के रामलाल को बगीचे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और अमानत खान को ताजमहल पर कुरान की नक्काशी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमानत खान ही पहले इंसान थे जिन्हें शाहजहां ने ताजमहल पर अपना नाम लिखने की आजादी दी थी। ताजमहल की इमारत में 40 अलग अलग रत्नों को जड़ा गया, जिन्हें एशिया के अलग अलग भागों से मंगाया गया था। हरे रंग के पत्थरों को चीन से मंगाया गया था और वहीं नीले रंग के पत्थरों को अफगानिस्तान की खानों से मंगवाया गया था। फिरोजा पत्थर तिब्बत से लाए गए थे और पीले अंबर श्रीलंका से मंगवाया गया। और इन सभी हीरे मोती पत्थरों को जड़ने के बाद लगभग साल 1953 में ताजमहल बिल्कुल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था, जिसको बनाने में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आज के अकॉर्डिंग 4 अरब के लगभग हैं। अगर आगे आप जानना चाहते हो कि शाहजहां आगरा में काला ताजमहल बनवाना भी चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई, तो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से शाहजहां ने आगरा में अपना काला ताजमहल नहीं बनवाया? तो ये सभी मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 3 में, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलेगा, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश।